सो नेक्स्ट अप वी हैव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है इट गेट्स बोरिंग एज इट प्रोसीड्स आगे आगे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो डिवाइड होता है आपके पास 4 बेसिक टाइप्स में, ठीक है। नंबर 1 इज़ फॉरेस्ट, नंबर 2 इज़ ग्रासलैंड, नंबर 3 इज़ डेजर्ट लैंड एंड नंबर 4 इज़ टंड्रा। अब चारों की अपनी अपनी खासियत है और चारों के अंदर अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है इसके अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है, बुक रीड कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लेकिन वो याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट लैंड और टंड्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हों और किस तरीके के इसके अंदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स हैं वो आपको पता हों। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट से नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? जंगल, ठीक है। अब जंगल या फॉरेस्ट जो है वो कितने % ऑफ द लैंड को कवर कर रहा है? हमें ये तो पता है 30% जो है अर्थ जो है वो लैंड है। अब लैंड में भी कितने % जो एरिया है उसको फॉरेस्ट कवर कर रहा है? सो इट्स 35% ऑफ द टोटल लैंड, यानी कि 30% जो लैंड है उसका 35% आपका जो एरिया है उसको कवर किया हुआ है फॉरेस्ट ने। नाउ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत कम है, दैट इज़ ओनली 6% इन पाकिस्तान। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब फॉरेस्ट जो है वो 3 तरीके का होता है डिवाइड, अगर हम उससे करें अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें जो मौजूद है उसके हिसाब से। सो नंबर 1 इज़ ट्रॉपिकल रीजन, नंबर 2 इज़ टेम्परेट एंड नंबर 3 इज़ कॉनिफेरस, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है मेन उसके ऊपर बात करते हैं। सो ट्रॉपिकल जो होता है वो हैवी रेनफॉल एरियाज़ में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, पूरा साल आपके पास रेनफॉल चल रहा होता है। सो ऐसे एरियाज़ में जो है वो प्लांट्स की और ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें जो आपके पास जो ट्रीज़ होते हैं वो मैक्सिमम 40 मीटर हाइट पर भी जा रहे होते हैं, ठीक है। अब 40 मीटर हाइट जो है वो मैक्सिमम है और लोएस्ट अगर हम इसकी हाइट देखें तो 30 या फिर 20 मीटर जो है इसकी लोएस्ट हाइट होती है किसकी? ट्रीज़ की। अब अगर हम देखें तो ऐसे एरियाज़ में बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन होगा, अगर वो देखें तो एक तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स तो आपके पास लाइट है, ठीक है। क्या आपके ख्याल में इतने जो टॉल ट्रीज़ हैं उसमें लाइट जो है वो फ्लोर तक पहुँच पाएगी? ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होगा उसका ज़मीन तक पहुँचना। सो उसकी वजह से क्या डिफरेंसेस आएंगे, उसकी वजह से क्या असरात होंगे वो हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में। सो बायोटिक कंपोनेंट में मौजूद आपके पास प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो इस एरिया में यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में बहुत रैपिड ग्रोथ करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिंग जो आपके पास क्वालिटी है वो बहुत रैपिड होती है यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास जो कंज्यूमर्स होते हैं, ज़ाहिर है कंज्यूमर्स चाहिए, कंज्यूमर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होंगे, और जो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हर्बीवोर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी दूसरे प्रे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत टॉल ट्रीज़ हैं वहाँ लैंड वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए नहीं जाएंगे, वहाँ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे जो कि ट्रीज़ टू ट्रीज़ ट्रैवल कर सके, लाइक मंकीज़ हो गए आपके पास, ठीक है, स्नेक्स हो गए आपके पास, फ्रॉग्स हो गए आपके पास, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट अप वी हैव टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में आपके पास माइल्ड टेम्परेचर होता है, इसमें 28 डिग्री टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि समर ज़्यादा रहता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो माइल्ड होता है, रेंज होती है मॉडरेट होती है, अराउंड 100 सेंटीमीटर की रेंज पूरे साल में होती है। सो ट्रॉपिकल रीजन जो है और कॉनिफेरस रीजन जो है, जोन जो है, उन दोनों का एक तरह से मिक्सचर होता है टेम्परेट जोन, ठीक है। और टेम्परेट जोन में जो होता है वो लीफ फॉल ज़्यादा होते हैं इन समर रीजन इन डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। तो टेम्परेट जोन का आपको ये समझ आ गया कि इसमें क्या होती है, मॉडरेट रेन होती है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे वो इन दोनों के मिक्स होंगे, यानी कि जो इनमें मौजूद है जो इनमें मौजूद है दोनों पाए जा सकते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट, यानी कि आपके पास फॉरेस्ट है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है। फॉर प्लांट्स ट्रॉपिकल रीजन इज़ द बेस्ट। नाउ लास्ट आपके पास है कॉनिफेरस टाइप। कॉनिफेरस में ज़्यादातर ये मौजूद होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, क्योंकि बहुत कोल्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि कोल्डर एरियाज़ में मौजूद होते हैं, ठंडे एरियाज़ में मौजूद होते हैं, जहाँ विंटर बहुत लंबे टाइम के लिए होती है और समर्स बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। इनमें मौजूद होते हैं एवरग्रीन प्लांट्स, और एवरग्रीन प्लांट्स की वजह यही है कि यहाँ पे जो है प्लांट्स समर में वो जलते नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनमें ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, वन मोर थिंग इज़, क्योंकि कोल्डर एरियाज़ हैं तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो होती है और डिकम्पोजिशन जो है वो यहाँ पे स्लो है, डिकम्पोजिशन भी जो है वो यहाँ पे स्लो है।
ऑल्सो यहाँ पे जो कंडीशन हो जाती है वो जीरोफिटिक करेक्टर्स जैसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जब स्नो गिर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, वाटर कम मिलता है। जब वाटर कम मिलता है तो इसके जो प्लांट्स हैं वो जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स रख लेते हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, क्या करते हैं अपना वाटर सेव करने के लिए जीरोफाइटिक प्लांट्स बन जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉरेस्ट पार्ट। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू ग्रासलैंड पार्ट। नेक्स्ट वी हैव ग्रासलैंड, ठीक है, और ग्रासलैंड में आपके पास 19% अर्थ सरफेस एरिया जो है वो कवर करके रखा होता है ग्रासलैंड ने। और मैंने इसको लिखा भी ग्रीन से है, क्योंकि ग्रास से आपको याद आता है ग्रीनरी, ग्रीन एरियाज याद आते हैं, ठीक है। अब ग्रासलैंड फॉरेस्ट से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट में हमने देखा था बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता था, बहुत टॉल आपके पास क्या होते थे, ट्रीज़ होते थे, जिसकी वजह से जो एरिया है वो कवर नहीं हो पाता था जो फॉर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉर्मल आपके पास जो हर्बीवोर्स हो गए, नॉर्मल हर्बीवोर्स आपके पास कौन से, जैसे कि ज़ेब्रास हो गए, काउस, शीप्स, ठीक है, इस तरीके के जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उनको ऐसा एरिया चाहिए होता है जो कि क्लियर हो, थोड़ा चलने के लिए उनकी आसानी हो। सो ग्रासलैंड क्या करता है, ग्रासलैंड सप्लाई करता है सबसे बेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड और सबसे बेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें हर तरह का खाना मिल जाता है। इट इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर लैंड ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा यहाँ जो रेन होती है वो 30 to 75 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, मॉडरेट रेन है, और इसमें आपके पास ग्रास बन जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आपके पास फॉरेस्ट बन जाए। सीजनल चेंजेस आती रहती हैं इसमें, जाहिर है, और इसकी वजह से क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ हर्बीवोर्स आर हेयर, ठीक है, काउ, शीप, ज़ेब्रास एंड ग्रास हॉपर्स तक आपके पास यहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कि प्राइमरी अच्छे कंज्यूमर्स आपके पास मौजूद होते हैं। डिकम्पोजर्स की बात करें तो फंजाई वगैरह, फंजाई एंड बैक्टीरियाज यहाँ पे सारे मौजूद होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स को डिकम्पोज कौन करेगा, आपके पास फंजाई एंड बैक्टीरिया। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर टर्म दैट इज़ सवाना, एंड सवाना एक बीच की टर्म है, द मिडल इन बिटवीन आपके पास फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के दरमियान की टर्म है, ठीक है। अब होता क्या है सवाना में, सवाना इज़ बेसिकली द सेमी फॉरेस्ट ग्रासलैंड, क्योंकि इसमें जो है बारिश जो होती है वो होती है अराउंड 125 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। अब हमें याद है कि हमने पढ़ा था इन टेम्परेट जोन के 100 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पे, और वहाँ फॉरेस्ट बन जाता है। यहाँ 125 सेंटीमीटर हो रही है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट नहीं बन रहा, सेमी फॉरेस्ट है, यानी कि टॉल ट्रीज तो हैं लेकिन फॉरेस्ट नहीं है, यानी कि पूरा डाइवर्सिटी इतनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें सीजनल चेंजेस आती हैं, एंड एक सीज़न ऐसा होता है कि बहुत ड्राई होता है, जिसकी वजह से जो पिछले सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वो कंपनसेट हो जाती है, इसलिए फॉरेस्ट भी नहीं बनता और पूरा प्योरली ग्रासलैंड भी नहीं है। ऐसी जगहों पे आपके पास कॉमन क्या होता है, ऐसी जगहों पे आपके प्रोड्यूसर्स तो बहुत अच्छे हैं, लाइक ग्रासेस बहुत अच्छी हैं, आपके ट्रीज बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर भी अच्छे हैं, हर्बीवोर्स भी अच्छे होंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी के साथ सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स बहुत अच्छे हैं, जो कि आपके पास होते हैं लायंस एंड चीताज वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं आपके पास इन काउज वगैरह को। और इसके अलावा आपके पास एलिफेंट्स एंड जिराफ्स आपके पास यहाँ पे अच्छे होते हैं, और एलिफेंट्स यहाँ पे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके चलने के लिए भी जगह भी है, और जिराफ्स के लिए भी चलने के लिए भी जगह भी है, और साथ ही साथ इनके लिए ट्रीज़ भी हैं जहाँ से वो अपना फूड ले सकते हैं। सो आपको अपना दिमाग चलाना है ऐसी जगहों पे कि किस तरीके के लैंड की बात हो रही है, तो वहाँ पे किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द डेजर्ट लैंड। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लास्ट टू जो हमारे पास इकोसिस्टम की टाइप्स हैं वो है हमारे पास डेजर्ट लैंड एंड अनदर इज टंड्रा, ठीक है। अब क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही ड्राई टॉपिक है, सो हम बस इसको क्लोज करते हुए चलेंगे। डेजर्ट लैंड में क्या होता है, डेजर्ट लैंड जो है वो 17% एरिया कवर कर रहा होता है पूरे लैंड का, ठीक है, यानी कि जितना भी लैंड मौजूद है उसका 17% एरिया आपके पास डेजर्ट लैंड होता है। अगर इसमें बात करें कि डेजर्ट जो है वो ड्राई क्यों होता है, क्या डेजर्ट्स में बारिश नहीं होती, ऐसा नहीं है, डेजर्ट में बारिश होती है, ज़रूर होती है, सिर्फ बहुत कम बारिश होती है, लाइक 25 सेंटीमीटर पर एयर के हिसाब से बारिश हो रही है, लेकिन जो इसमें एवेपोरेशन है, जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा है कि एवेपोरेशन एक्सीड्स द रेन, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है, डेजर्ट में मौजूद प्लांट्स जो हैं वो ज़ीरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, यानी कि उनमें उनके लीव्स जो होते हैं वो ख़त्म होके स्पाइंस बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, ठीक है, और उनके जो स्टोमास हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और एडेप्टेशंस जो आपके पास लीव या प्लांट करता है टू स्टोर वाटर वो ये शुरू कर देते हैं। सो इस तरह के जो लैंड्स होते हैं, जो ड्राई लैंड्स होते हैं, इसमें जो आपके पास प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्या करनी होती है, अडेप्ट करनी होती हैं।
अब क्योंकि प्रोड्यूसर्स की हालत बुरी है एक तरीके से अगर हम कह लें, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो अच्छी कंडीशन में नहीं होते। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, जैसे कि काउ, शीप वगैरह ऐसी जगहों पे नहीं मौजूद होते। ऐसी जगहों पे मौजूद होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर सके, जैसे कि स्पाइडर्स हो गए आपके पास, लिजर्ड्स हो गई आपके पास, स्नेक्स होगा आपके पास। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक प्राइमरी कंज्यूमर की तरह यहाँ पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। डेजर्ट की खास बात यह है कि डेजर्ट दो तरीके का होता है, वन इज़ हॉट डेजर्ट, वन अनदर इज़ कोल्ड डेजर्ट। एंड द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ सहारा डेजर्ट, वी ऑल नो अबाउट इट। एंड अनदर अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज़ गोबी डेजर्ट। पाकिस्तान में अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ डेजर्ट्स जो हैं वो कम हैं, लेकिन मौजूद ज़रूर हैं। थर डेजर्ट आपके पास है, थल है आपके पास, चोलिस्तान है। सो ये डेजर्ट्स कुछ हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। टंड्रा, अब टंड्रा क्या है? टंड्रा आपको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ एक लाइन में, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही होती है वो रुक जाती है, वो ग्रोथ नहीं हो पाती। और वो ग्रोथ ना होने की वजह यह है कि इसमें ग्रोथ सीजन्स जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, अब ज़ाहिर है जब प्रोड्यूसर जो है जब वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे आने वाला जो कंज्यूमर है वो भी क्या करेगा, वो टाइमली फॉर अ टाइम आएगा, ठीक है। यानी कि वो माइग्रेटरी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं टंड्रा रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी अगर टाइप्स की बात करें तो टंड्रा की दो बेसिक टाइप्स हैं, आर्टिक टंड्रा एंड अल्पाइन टंड्रा। अब आर्टिक क्या होता है और अल्पाइन क्या होता है? आर्टिक कहते हैं हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, एंड अल्पाइन इज हाई लैटिट्यूड, यानी कि ज़्यादा लंबे एरिया पे फैला हुआ, और एल्टीट्यूड का मतलब फॉर अ लॉन्गर हाइट तक, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टंड्रा। टंड्रा का इतना कोई ख़ास टॉपिक नहीं था, ना ही डेजर्ट लैंड का। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को मैंने काफ़ी हद तक डिफ़ाइन कर दिया है। इसकी जो असल में जो बातें हैं वो बुक रीडिंग में ही आपको ज़्यादा समझ आएंगी। इसमें कॉन्सेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैं समझाऊँ आपको। यू कैन गो for a single read and you can understand every concept here. If you still have any queries, you can ask me in the comment, or you can also email me at my email address, that is bhavanianas@gmail.com. Thank you so much for listening. Now we will continue for the next chapter.